हो मैंने बोल दी हलो को मैंने बोल दी मेरे च मेरा पाकिस्तान बोलदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप आज मेरे लिबास से अंदाज़ा कर ही रहे होंगे कि आज का प्रोग्राम आज़ादी के हवाले से है। तो वतन अज़ीज़ के लिए, आप सब के लिए और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले आप सबको हमारी तरफ से आज़ादी मुबारक। नाज़रीन, आज़ादी का दिन किसी एक ख़ास दिन के साथ मशरूत तो है नहीं। हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हर रोज़ आज़ादी की उस खुशी को, आज़ादी की उस लताफ़त को हम महसूस करते हैं जो शायद बहुत से लोगों को नसीब नहीं है। और हम खुश नसीबों में शामिल हैं कि हम आज़ाद मुल्क के वासी हैं। नाज़रीन, अगस्त का महीना शुरू होते ही आज़ादी के जश्न की तैयारियां ज़ोर पकड़ने लगती हैं। मुल्क के तूलो अर्ज़ में हर जगह पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगते हैं और बच्चों का जोशो खरोश तो दीद नहीं होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको मुख्तलिफ़ मलबूसात दिखाई देते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ बैजेज़, यहाँ तक के केक्स में भी आपको सब्ज़ और सफ़ेद रंग मुस्लिम अक्सरियत और अक़लियत की यकजहती के इजहार के तौर पर दिखाई देता है। नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में हम रिवायत से थोड़ा हटकर आज़ादी का मफ़हूम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे बचपन की एक कहानी याद आ रही है जो हमारे निसाब में शामिल थी। उस कहानी का मरकज़ी किरदार एक छोटी बच्ची थी जो 14 अगस्त की मुनासबत से, आज़ादी की मुनासबत से अपने घर में मुख्तलिफ़ काम करती है, बहनों के साथ, माँ के साथ, घर की सफाई करती है, झंडियों से सजाती है घर को। उन्होंने घर में एक तोता भी पाल रखा है, उसका पिंजरा साफ़ करती है, उसे छाँव में रखती है। उसके बाद उसकी माँ और बहन जो हैं वो मज़े मज़े के पकवान तैयार करती हैं और वो अपने कज़न्स के साथ अपनी दादी माँ के पास आकर बैठ जाती है और दादी माँ उन्हें आज़ादी की कहानी सुनाती हैं। उस कहानी के इख्तिताम पर जो बच्ची ने एज्यूम किया, उसके मुताबिक वो वहाँ से उठी और उसने जाके अपने उस तोते के पिंजरे की खिड़की खोल दी और उसको कहा कि मिट्ठू मियाँ, तुम भी उड़ जाओ और तुम्हें भी आज़ादी मुबारक हो। इस कहानी का बज़ाहिर तो बहुत सादा सा मफ़हूम था और सादा सा ही मतलब था, जिसके मुताबिक बच्चों को आज़ादी की अहमियत के बारे में बताना था। लेकिन कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसके बाद ये कहानी मुझे याद आई और आज़ादी का मफ़हूम मेरे जहन में और एंगल से सामने आया। नाज़रीन, उस एंगल पर बात करने से पहले आपको मैं बरसगीर की उन हदूद तक ले जाना चाहूँगी जहाँ पर आज से 9000 साल पहले मेहरगढ़ियों ने एक शहर आबाद किया। कहा जाता है कि ये शहर अपने वक्त का तरक्की याफ्ता तरीन शहर था। ये कबीला कहाँ से आया, कौन लोग थे, कैसे यहाँ आबाद हुए, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन माहिरीन के मुताबिक आज से 2600 साल पहले ये कबीला सैलाब की तबाहकारियों की वजह से पंजाब, सिंध और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों तक फैल गया। इस सारे प्रोसेस के लिए उसे किसी किस्म की वीज़े या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि आज़ादी ग़ुलामी का कोई तसव्वुर मौजूद ही नहीं था। जहाँ चाहा आबादी कायम कर ली। फिर आबादी वक्त के साथ साथ बढ़ने लगी और उस बढ़ती आबादी की वजह से हदूद का तयन भी किया जाने लगा। लेकिन उसके बावजूद वीज़ा और पासपोर्ट किसी के लिए ज़रूरी नहीं था। फिर इंसान ने अपनी आज़ादी खोना शुरू कर दी और वो ग़ुलाम बनता ही चला गया, अपने नफ्स का ग़ुलाम, अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम। हिर्सो हफ्ज़ बढ़ने लगा, ताकत का इस्तेमाल बढ़ने लगा, अपनी ताकत के ज़ोर पर कमज़ोर को दबाया जाने लगा। और यूँ देखते ही देखते दुनिया कहीं माल में तकसीम हो गई और कहीं मनाल में, कहीं मज़हब में और कहीं फ़िरका वारियत में, और इंसानियत घुट के रह गई। हम आज भी घुटन ज़दा ज़िंदगी जी रहे हैं, नफ्स की ग़ुलामी में, ख्वाहिशात की ग़ुलामी में। जिस रोज़ इस दुनिया के बासी अपने मन के पिंजरों की खिड़की को खोलकर इन ख्वाहिशात के तोतों को एक एक करके उड़ाना शुरू कर देंगे, हकीकी मायनों में उसी दिन हम आज़ाद हो सकेंगे। नाज़रीन, बात तो मैंने बहुत गंभीर कर दी है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी शख्सी आज़ादी का दिन दरअसल 14 अगस्त ही का दिन है। और 14 अगस्त के दिन ख़ास तौर से आपके लिए आज हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म ने अपने रुफ़क़ा के साथ मुस्लिम लीग के बैनर तले एक रेजोल्यूशन पास की जो आज भी करारदाद पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है।
नाजरीन, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ 23 मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म ने अपने रुफ़क़ा के साथ मुश्तरका तौर पे एक करारदाद मंजूर की, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। और बाद में इस जगह पर एक खूबसूरत मीनार तामीर किया गया। ये मीनार भी अपनी तर्ज का एक मुनफरिद मीनार है, जिसको कंवल की पत्तियों की शक्ल में तरतीब दिया गया है। इसके निचले हिस्से पर आप मेरे साथ देखें तो सबसे जो आपको प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आती है वो है तराना पाकिस्तान, पाक सरज़मीन शादबाद, और हमारा मुल्क हमेशा शादबाद रहे, ये तराना है। उसके बाद साथ आपको अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। और फिर तामीर पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के उन्वान से कायद-ए-आज़म के मुख्तलिफ फरमुदात यहाँ पर दर्ज हैं। पहले 11 अक्टूबर 1947 का उन्होंने फरमान लिखा है, फिर अक्टूबर 1947, और इसी तरह से मुख्तलिफ फरमुदात यहाँ पर दर्ज हैं। आगे फिर अल्लाह ताला के नामों के साथ फिर कायद-ए-आज़म के कुछ फरमुदात आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। इनको पढ़ने से ख़ुद ब खुद एक जोश और एक वलवला और एक वो ताज़गी का एहसास दोबारा से उठता है कि किस तरह के अवामिल थे, किस तरह के मुहर्रकात थे कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो नागुज़ीर था। आगे आप देखें इनको मुख्तलिफ ज़ुबानों में, इस रेजोल्यूशन को मुख्तलिफ ज़ुबानों में तहरीर किया गया है, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाली में भी तहरीर किया गया है। इस आप देखें इसको, इसकी फ़र्श की खूबसूरती को देखें अगर, तो मुख्तलिफ आराइशी यहाँ पर आपको नज़र आते हैं, बेल बूटे नज़र आते हैं। इनको सफ़ेद पट्टियों से तराशा गया है, काला मार्बल इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसके बाहर देखें तो चाँद और सितारे की शक्ल में इसका प्लेटफॉर्म जो है वो तरतीब दिया गया है। यहाँ से आपको एक जज्बा और जोश जो है वो मिलेगा। आप जब भी यहाँ लाहौर आएँ तो ज़रूर आप यहाँ का विज़िट करें। ये ज़रूरी है, अपने बच्चों को ख़ास तौर से यहाँ पर लेकर आएँ। 14 अगस्त के हवाले से अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए ऐसी जगहों का दौरा करना और फिर यहाँ की अहमियत के बारे में बताना, ये नई नस्ल तक पैगाम पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम अब आपको लेकर जाएंगे बाज़ार में और देखेंगे कि वहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के एक बहुत ही मारूफ बाज़ार उर्दू बाज़ार के सामने मौजूद हैं। इसकी भी अपनी एक अलग से तारीख़ है जो हम फिर कभी आपको बताएंगे। लेकिन इस बाज़ार में ये खसूसियत है कि 14 अगस्त के हवाले से ख़ास तौर से यहाँ पर इंतज़ामात किए जाते हैं। आपको हमारे इर्द गिर्द झंडे, झंडियाँ, ख़रीदार भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको बेचने वाले भी नज़र आ रहे हैं। झंडे उठाए हुए हैं, झंडियाँ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये आज़ादी का दिन किस तरह से मनाते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आए आप यहाँ पे? यहाँ पे झंडा ले लिया आपने, खरीद लिया? कौन सा लिया है? पाकिस्तान का 14 तक। कौन सा? इतने सारे झंडे, कौन सा लिया है? पाकिस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान का परचम लिया है इन्होंने। और कितने का लिया है? 400 का। 400 का आपने लिया है। और ये देखिए यहाँ पे इस कदर जोशो खरोश है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। भी बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैंने 5,000 का लिया झंडा। ये कितने का है? 50 का। ये झंडा 50 का है जी। आपने कितने में लिया था? मैंने 50 का लिया था। 50 का लेके 50 का ही देने लगे हैं? हाँ जी। तो आपको क्या फायदा? कोई भी नहीं। ये झंडे क्यों बेच रहे हैं आपको पता है? 14 अगस्त है। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो पाकिस्तान आज़ाद, बच्चे को भी इतना नहीं पता। झंडे देखे, मासूमियत देखे, झंडा बेच रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि झंडे क्यों बेच रहा है। पाकिस्तान जहाँ पे आप रहते हो वो आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं कि आगे क्या है और सूरत हाल। बैजेस भी होंगे यहाँ पे, स्टॉल्स हैं मुख्तलिफ। ये स्टॉल्स को देखते हैं, स्टॉल्स पे क्या है। अच्छा, तो ये साथ में कि पाकिस्तान का झंडा जो है, आपने इनफैक्ट तो पाकिस्तान के झंडे में सिर्फ 2 रंग है, ये तीसरा रंग भी है, आपने इसको मतलब ऑब्जेक्ट नहीं किया? ये देखिए ना, निशाने हैदर भी है इसके साथ। और ये लेकिन देखें, पाकिस्तान की जो हुर्मत है, जो उसकी इज्जत है, झंडा वो 2 रंग का है बस। हम लोगों को इस तरह के झंडों की तो हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये लिखाई के लिए इस्तेमाल किया है ना। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन नाज़रीन मेरा अपना मौक़िफ़ है, आप लोगों की राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है। हर चीज़
से मुकद्दम है हमारा ये परचम, और ये 2 रंग का है। हमें इसमें मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो तो बाकी ममालिक में भी इस तरह से फिर तमीज़ क्या है, फ़र्क क्या है ना। हमारे झंडे में फ़र्क ही ये है कि ये सबसे अलग है, सबसे मुनफरिद है। 2 रंग हैं। सब्ज़ रंग जो है वो अक्सरियत का है, मुस्लिम अक्सरियत का, और सफ़ेद रंग जो है वो अक़लियत को ज़ाहिर करता है। और चाँद और सितारा हमारे रोशन मुस्तकबिल की निशानी है। इसके अलावा कोई और चीज़ हमारे परचम में नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर भी मुझे एक बहुत हैवी किस्म का एक स्टॉल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर झंडे भी मौजूद हैं, झंडियाँ भी मौजूद हैं, और मुख्तलिफ बैजेस भी हैं, और बैंड्स हैं, और हाथ पे झंडे हैं लगाने पकड़ने वाले, और ये बाजे हैं, और ये कैचर्स भी हैं, चेयर्स भी हैं, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से कैचर्स भी हैं, और ये ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेस हैं, और क्या है आपके पास यहाँ पे? चूड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं मुझे। चूड़ियाँ भी, एक सेट चूड़ियों का किस तरह से देते हैं? 240 का पूरा पैकेट। क्या मतलब पैकेट किस तरह का, दिखाएं मुझे। अच्छा, ये पूरा पैकेट 240 का है जी। अगर किसी ने पूरा पैकेट ना लेना हो तो ये होलसेल रेट है, यहाँ पे ऐसे मिलेगा। अगर किसी ने दूसरा दर्जन के हिसाब से दूसरी दुकानों पे जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से होलसेल की चीज़ें ही मिलती हैं। अगर आपने ख़रीदना है तो 240 का पूरा पैकेट मिलेगा। और इसके अलावा क्या है आपके पास? अच्छा, ये पैकेट जो बाकी चीज़ें आपके पास, ये भी आपके पास जो है बल्क में है। ये कितने ब्रेसलेट्स एक पैकेट में है? 12। अच्छा, ये 12 ब्रेसलेट्स जो है वो एक पैकेट में, नहीं कि आपके यहाँ से कोई भी एक चीज़ नहीं ले सकता। यहाँ पे मतलब सिंगल गाहक जो है वो नहीं खरीद सकता। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी। ये जो झंडियाँ हैं, जिसका मुझे एतराज़ होता है कि पाकिस्तान की जो झंडियाँ हैं या झंडा है उसका रंग सब्ज़ और सफ़ेद है, ये आप लोग इस तरह की मुख्तलिफ रंगों की झंडियाँ क्यों ख़रीदते हैं? ये लोग पीछे से आते हैं बन के, हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। पीछे से बन के आते हैं। नाज़रीन, मतलब मेरा स्ट्रॉन्गली मौक़िफ़ यह है कि हमारे पाकिस्तान के 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। हमें उसकी हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है उन मैन्युफैक्चरर्स से जो ये बनाते हैं कि खुदारा पाकिस्तान के झंडे की इज़्ज़त को पामाल मत करें। मेरे साइज़ की चूड़ियाँ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, माला भी है। और क्या है? मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ से? बुंदे किधर हैं? अच्छा, ये हैं। ये किस तरह से दे रहे हैं? 50 रुपए की जोड़ी है। खरीद लूँ मैं? चलें भाई, खरीदते हैं। एक जोड़ी दे दें मुझे। नाज़रीन, ये मैं ख़रीदारी कर रही हूँ यहाँ पे। आज मैं नहीं पहन के आई थी, मैं पहनने लगी हूँ। मुझे भी आज़ादी मुबारक, लाओ पैसे दो। जी, तो नाज़रीन, मैंने बुंदे ले लिए और आगे चलते हैं हम। पैसे दिए हमने, पैसे दिए, अब हम आगे जा रहे हैं। जी, यहाँ पर मुझे एक और स्टॉल नज़र आ रहा है और ख़रीदार भी बहुत नज़र आ रहे हैं। और क्या क्या है आपके पास चीज़ें? ये बाजे हैं हमारे पास, छोटे बाजे, बड़े बाजे, कलर है जो पेंटिंग करते हैं मुंह के ऊपर। आज़ादी मुबारक। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखें कि कैप्स भी नज़र आ रही हैं और आपको मुख्तलिफ ऊपर लिबास भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कपड़े आप किस तरह से सेल करते हैं? मुख्तलिफ रेट हैं जी। ये जो नेट की फ्रॉक है, ये किस तरह से है? 240, 300, 400, 500, 600 ऑफर है। अच्छा, तो लोग आसानी से दे देते हैं आपको? बिल्कुल ले जाते हैं, खरीद कर लेते हैं। बहस तो नहीं करते? नहीं जी, और अगर ये मैं ये ले जाऊँ तो मुझसे बहस करेंगे आप? नहीं करेंगे आपसे। अच्छा, और आपके पास, अच्छा, ये अम्ब्रेला। नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे अम्ब्रेला भी है एक। अगर ये अम्ब्रेला दिखाइए। ये नेल्स खरीदे हैं इन्होंने, डेकोरेटिव। लड़कियाँ अपने हाथों पे लगाएंगी, इनको सजाएंगी अपने हाथों को। और क्या लिया आपने? और फ्लैग वगैरह और स्टिकर वगैरह। ये आप ले जाके अपनी दुकान पे रखेंगे? जी। आपकी दुकान कहाँ पे है? डयाल हाउस। अच्छा, ये हमारे पड़ोस से आए हैं। आप भी वहीं से आए हैं? सही। ये अम्ब्रेला पहने ज़रा। नाज़रीन, ये देखिए किस कदर वैरायटी है। मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था कि आपको हर जगह पे सब्ज़ और सफ़ेद रंग की बहार दिखाई देती है। ये निशानी है इस बात की कि हम तमाम पाकिस्तानी हैं, रंग से, नस्ल से बालातर हो कि हम सब पाकिस्तानी हैं। तमाम अक़लियतें हमारे साथ
खड़ी हैं और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मना रही हैं। यहाँ पे खूबसूरत सी देखें अम्ब्रेला मुझे नज़र आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है, सब्ज़ और सफ़ेद रंग में। एक अलग ग्रेस है इस रंग की। यहाँ पे ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये बच्चों के पहनने के लिए, मतलब बच्चियों को ख़ास तौर से पहनाने के लिए माथा पट्टी बताई जा रही है कि ये माथा पट्टी कितने की है? 50 रुपए की, सिर्फ 50 रुपए की। अच्छा, यहाँ पर भी मुख्तलिफ तरह के बैजेस हैं जिन पर सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो अपनी अलग बहार दिखा रहा है। ये एक बैज किस तरह से दे रहे हैं आप? ये 80 रुपये का पैकेट है। 80 रुपये का पूरा पैकेट है, सही। और आगे 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 देखते हैं कि आगे क्या है। जी, आप यहाँ से क्या चीज़ें खरीद रहे हैं? हम 14 अगस्त की चीज़ें ख़रीद रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी इधर रश है, तो बहुत जोशो खरोश से हम ले रहे हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त, हमारा इस 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। हम बहुत दिल की ताह गहराइयों से जज्बे से ले रहे हैं 14 अगस्त का सामान। बहुत क्या क्या परचेज़ किया आपने? हमने तकरीबन बच्चों के लिए लिए हैं, ऐनक वगैरह लिए हैं। माशाल्लाह सारे हमारे घर वाले बच्चों बहुत खुशी से ले रहे हैं चीज़ें 14 अगस्त की। ग्लासेस है, इन्होंने बेशुमार ग्लासेस लिए हैं, कुछ बैजेस लिए हैं, सब अहले खाना के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। और आपने अपने लिए क्या लिया? कोई कपड़े भी बनवाए हैं? हाँ जी, हमने 14 अगस्त की शर्ट्स ली हैं, ट्राउज़र लिए हैं बाबू होटल से, वहाँ रहमत मार्केट से, अपने लिए और बच्चों के लिए भी लिए हैं 14 अगस्त के। 14 अगस्त के दिन आप घर पे क्या करेंगे ख़ास ऐसा मुख्तलिफ? कोई खाने स्पेशल बनाएंगे? क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे? हम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा 14 अगस्त पर डे मनाते हैं बच्चों के साथ। 14 अगस्त तो अब अभी तो ये कोरोना की वजह से सूरत हाल जो है वो ख़राब है, पार्क सुसा नहीं खुले हुए हैं, तो इस मरतबा बच्चों को लेकर बाहर निकलेंगे या घर में ही मनाएंगे? हम घर में ही अब मनाएंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे, मगर पार्क वगैरह में जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अब तो खुल गए हैं पार्क, जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो परहेज़ से बेहतर होती है, परहेज़ ही कीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे रश बहुत है, हमारे हालत जो है वो ख़राब हुई हुई है। आगे देखते हैं, कोई बच्चा हमें नज़र आए, हम देखें कि बच्चों के अंदर क्या जोश और जज्बा पाया जाता है। आप माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे लेके कहाँ जा रहे हैं इतने रश में? बस आज उनकी दादो कह रही हैं इन्हें घुमा के लाती हूँ चीज़ें लेके। अच्छा, क्या चीज़ें लेने निकले हैं? बस देखो हम क्या क्या लेते हैं, जो बच्चे पसंद आएगा तो ले देंगे। क्या क्या सोच के आए हो आप, क्या लेना चाह रहे हो? मैं तो कुछ नहीं लेना। आपने कुछ क्यों नहीं लेना? वैसे ही। आज़ादी आपके लिए नहीं है? नहीं, हम लोग तो घर ही रहेंगे ना, हम लोग तो घर ही रहेंगे। हम तो आज़ादी ईद पे भी तो सब लोग घर पे ही रहे हैं, कब बाहर निकले हैं? घरों में ही तो रहे हैं। तो आपने कपड़े नहीं पहने थे ईद पे? पहनने से। तो फिर 14 अगस्त पे नहीं पहनेंगी? देखेंगे। फिर आप क्यों कह रही हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं लेना? सबसे पहले इनको लेके दीजिएगा। और आप क्या लेने के लिए आए हो? हाँ? क्या लेने आए हो? मेरे पोतों को दो ना। अच्छा, आप क्या लेने आए हो? आप मेरे पोतों को दो, गिफ्ट दो ना। आप क्या ले रहे हो? हम दादो हमें घुमाने लेकर आई हैं। क्या लेके आए हो? घुमाने बस दादो। अच्छा, ये लोग घूमने निकले हैं और जो चीज़ इनको पसंद आएगी ये लेके जाएंगे घर पे। गुड़ीस। आपके साथ है ये? जी मेरे साथ। क्या लेके दिया आपने इनको? ये कलर हैं, ब्रश वगैरह, फ्रेम, झंडियाँ। और ये आप 14 अगस्त घर पे किस तरह से मनाते हो? बच्चों के साथ बड़ी खुशी के साथ हम मनाते हैं। बच्चों को क्या खास पका के देती हैं घर पे 14 अगस्त वाले दिन? जो भी ये मांगे पसंद के, बिरयानी वगैरह, रायता। कितनी खुशी से मतलब मदर बता रही है कि वो घर पे अपने बच्चों को, और ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बताना चाहिए। आज़ादी की अहमियत बच्चों के दिलों में इसी तरह से पैदा होती है। यही उम्र है जिसमें हम इनके अंदर हुब्बुल वतनी को जो है बेदार कर सकते हैं। मैंने वैसे ऐसे ही पूछा था, मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि मास्क भी पाकिस्तानी फ्लैग के बने हुए मार्केट में आ गए हैं। इसके अलावा और क्या लिया आपने? और डंडियाँ लिए और बैग लिए हैं, और वो भी जश्न आज़ादी के बारे में है। तो किस तरह से मनाई जाती है घर में आपके आज़ादी? बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाई जाती है, और छोटे बच्चे जो है वो सूट भी पहनते हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह मुझे लग रहे हैं हमारे मतलब सीनियर पाकिस्तानी हैं, तो आप बताएं कि जब पाकिस्तान जो अर्ली एजिस का था, तो आपने पाकिस्तान को तब कैसा देखा और अब कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान को शुरू में से हम खुशहाली देख रहे हैं, कभी खुशहाली आती है कभी नहीं आती।
आप पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग जो है बड़ा तनकीद करते हैं कि कहाँ हम मतलब आ गए पाकिस्तान में, ये वो। आप पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं? हमें खुद अच्छा होना चाहिए, हम लोगों को खुद अच्छा होना चाहिए। जब हम अच्छे होंगे तो सब हमको अच्छा ही जानेंगे। हम अगर बुरी नज़र से देखेंगे तो सब बुरे ही नज़र आएंगे आपको। इसलिए पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, ये ऐसा मुल्क है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी तो नाज़रीन, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के जैसा मुल्क नहीं है। और अंकल ने वही बात बोली जो मैंने आपसे कही थी कि अगर हम अपने अंदर के उस हिर्स को, उस हवस को, उस तमा को ख़त्म कर देंगे तो दुनिया में हमारे जैसी कौम और हमारे जैसा पाकिस्तान या हमारे जैसा मुल्क जो है वो कहीं पे भी नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ है। अपने वक्त का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क आता है, उस वक्त बिजली नहीं थी, बहुत सी ऐसी सहूलतें नहीं थी जो आप प्रोवाइड हैं। उस ज़माने में थ्रेशर नहीं था, गंदम का सिलसिला जो था वो सारी गंदम ख़राब हो जाती थी, लेकिन कब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और आज़ादी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि उस वक्त आज़ादी किस तरह मनाई जाती थी और आज किस तरह मनाई जा रही है? आज तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। उस वक्त गुर्बत थी, अब हालात बहुत बेहतर हैं, अब जोशो जज्बा ज़्यादा है। सारी तो बात पैसे से होती है ना। यानी कि आपको ये लगता है कि पाकिस्तान ने तरक्की की है हर लिहाज से? पैसा पाकिस्तान तरक्की तो हुई है, तरक्की में तो कोई शक नहीं है ना। सही जी, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ तालीम का मेयार बेहतर हो रहा है, सेहत का मेयार बेहतर हो रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये बात फिर मैं वही कहती हूँ कि हम लोगों को अपने अंदर से ये तमाम बुग़्ज़, हसद और कीना ये ख़त्म करना है, तभी हम एक कौम बनकर उभरेंगे। तासुब को ख़त्म करेंगे तो हम एक कौम बनेंगे, और जब हम एक कौम बनेंगे तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान जो है वो किस जगह पर जाकर खड़ा होता है। नाज़रीन, अपने आज़ादी के स्पेशल इस एपिसोड में सुबह हम आपको उस जगह लेकर गए जहां पर करारदाद मंजूर हुई 1940 में, और इस वक्त हम लाहौर के अजायब घर के सामने मौजूद हैं जहां पर तहरीक पाकिस्तान के हवाले से एक ख़ुसूसी गैलरी को तश्कील दिया गया है। इस गैलरी में तहरीक पाकिस्तान की पूरी कहानी आपको दिखाई जाएगी। अभी आप हमारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की सारी कहानी जिद्दोजहद की किस तरह से बयान की गई है। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त बढ़ रहे हैं म्यूज़ियम की तहरीक पाकिस्तान गैलरी की तरफ, और यहाँ पर हमारे साथ इफ़्फ़त अज़ीम साहिबा मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि इस गैलरी में पाकिस्तान किस अंदाज से इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है और तारीख़ जो है तस्वीर में कैसे नज़र आती है। ये यहाँ के सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र। और फिर हम आपको अपनी 200 ईयर्स की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके बारे में आपको बताते हैं। आइए इनके साथ देखते हैं कि इन्होंने 200 साल की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को किस तरह से पोर्ट्रे किया है। ये 1757 से सन 1947 तक की मुसलमानों की जद्दोजहद पर मबनी गैलरी है। ये गैलरी जो है बेसिकली डिफरेंट हमने सोर्सेज से बनाई है। ये फ़ोटोग्राफिक है और ये स्टूडेंट्स के लिए, हम जिसे कहते हैं इल्म का, जो हम मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ते आते हैं वो हम देखना चाहते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने नेशनल आर्काइव से, मुख्तलिफ़ रिसालों से और मुख्तलिफ़ किताबों से ये हमने सोर्सेज लेके, तो ये जो गैलरी है हमने ये 200 ईयर्स की मुस्लिम्स की जो मूवमेंट थी फॉर फ्रीडम, उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की और उसको एक जगह पे हमने डिस्प्ले किया है लोगों के लिए। तो ये सबसे पहले शुरू होती है सुल्तान नवाब हैदर अली, जो कि फ़ादर थे टीपू सुल्तान के, और टीपू सुल्तान एक इंडिपेंडेंट रूलर थे, और ये वो रूलर थे कि जिन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी टफ़ टाइम दिया कि उनको स्नब करने के लिए फिर उन्हें उन्हीं की दरबार से गद्दारों को, मीर जाफ़र, मीर सादक जैसे लोगों को लेना पड़ा, जिन्होंने इस शेर के साथ मुकाबला किया। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरी पिक्टोरियल उनके फ़ादर की तस्वीर है, और इसके अलावा उनके मतलब जो है किस तरह से करके उस ज़माने में 1757 में
अंग्रेज़ के साथ साथ यहाँ पे हमें फ्रांसीसीज भी मिलते हैं और टीपू सुल्तान का फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ बड़ा क्लोज़ रिलेशन था। जैसे आप ये देखेंगे कि अगर आप ब्रिटिश म्यूज़ियम में वीएनए की कलेक्शंस में देखें तो बहुत सारी ऐसी इनकी चीज़ें हैं जो इन्होंने फ़्रेंच के साथ अपनी ट्रेड की। इवन इनके आर्म्स और आर्मरी भी जो है वो आपको फ़्रेंच के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा लिंक मिल, जैसे वो एक फ़्रेंच एम्बेसडर है वो सुल्तान हैदर अली से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो इनके फादर थे हैदर अली जो हैं, इन्होंने मतलब इनकी जो रूलिंग स्टेट थी वो किस नौयत की थी? किस नौयत की थी और ये कितना इनका मतलब एरिया कितना इनके अंडर आता था और क्या क्या सिलसिला था वहाँ? देखिए जो है हिंदुस्तान ये कभी भी ब्रिटिश रूल से पहले कभी भी ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहा और इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। ये अंग्रेज़ ही है जिसने इसको यूनिफाइड गवर्नमेंट दिया। तो एक मुसलमानों की मैसूर स्टेट एक काफ़ी बड़े रकबे पे मुश्तमिल थी। जो बरे सगीर था वो छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। अगर वो मुग़ल्स के अंडर में भी थे तो वो एक तरह के इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ये थी कि उनकी जो थी सॉवरेनिटी वो अंडर थी मुग़ल्स के। तो एक वही डी जोरे डी फैक्टो रूलर्स वाला जो सिस्टम था उस ज़माने में था, सेंट्रलाइज हम उसको उस तरह से प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कह सकते हैं मुग़ल्स के दौर में। तो नाज़रीन ये वही बात है जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कही थी कि हदूद का तयन जो है वो उस तरह से नहीं था। आज़ाद छोटी छोटी रियासतें थी जहाँ के राजा और महाराजा जो वो इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी स्टेट्स को चला रहे थे। और आगे आप क्या बताने वाले? इसका जो मकसद था वो यहाँ पे बल्कि वो पीरियड ही जब आप 17 और 18th सेंचुरी की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं, जब आपको एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस मिलती हैं, साम्राज्य कुव्वतें आती हैं, तो वो इसलिए आती हैं कि उनका बेसिक पर्पस जो था वो किसी और कंट्री उनको रॉ मटेरियल चाहिए था और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह थी जो कि इन ज़हायर से भरी पड़ी थी। जो फाइनेंशियल आपकी थी मतलब जो मीट आउट उन्होंने करना था वो इन लोगों से ही कर सकते थे। मैन पावर भी यहाँ पर थी और नेचुरल सोर्सेज भी यहाँ पे थे और ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत सस्ती थी। अब हम अगली गैलरी में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पर हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है। आज़ादी का शोला मुसलमानों के अंदर कायम रहा। वो अगर हम देखते हैं छोटी छोटी हमें उसमें मूवमेंट्स मिल जाती हैं, जैसे आपकी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स आ जाती हैं, जैसे है हाजी शरीयतुल्लाह मशरक़ी बंगाल में। यानी मुसलमान तो बहुत जगह फैले हैं, कहीं ना कहीं से उनका रेनेसांस जो है वो साथ साथ हो रहा है। डिफरेंट हाजी शरीयतुल्लाह के मज़ार का, यानी ये बंगाल के एक स्पिरिचुअल लीडर थे। और हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद का मज़ार मुबारक, ये भी आपको पता होगा कि इनका इंतकाल भी जो था वो सिखों के साथ लड़ाई में हुआ था। और सिखों की आपको पता है कि उनकी भी जो हुकूमत थी वो 1799 में रंजीत सिंह ने जो है वो इक़्तिदार संभाला था। आपके अंदर एक मुसलमान के अंदर एक आज़ादी का जज्बा तो होता है ना। अब आपके पास आपका डी फैक्टो डी जोरे रूलर तो हमारा यही था, यानी असल हुक्मरान का जो हिंदुस्तान का जो हुक्मरान था वो बहादुर शाह ज़फ़र ही था, क्योंकि बरतानिया के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि 1857 से पहले तक वो कोई करेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम की छाप जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जो सॉवरेनिटी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम करे। तो सारे आपके जो हिंदुस्तान के जो कारोबार थे वो बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से ही चला करते थे। फिर किस तरह से करके जो मुसलमान थे छोटी छोटी रियासतों के, आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो चर्बी सूअर की चर्बी से कारतूस थे उस चीज़ ने मुसलमानों को भी रिटेलिएट किया, उसके साथ साथ जो हिंदू थे वो भी रिटेलिएट हुए। और वो सारी चीज़ों से क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें झांसी की रानी को हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, इसी तरह से मुसलमानों में जो झांसी की रानी थी वो बेगम हज़रत महल थी। नवाब मतलब लखनऊ औध के नवाबों की, जो कि आपको पता है कि लखनऊ और औध के जो नवाब थे, अवध के नवाब, वो इंटेलेक्चुअली या आर्टिस्टिक माइंड के थे, लेकिन उनके अंदर वही बात है कि तौसो रबाब अव्वल, और जो तलवार है उनकी शमशीर व सना आखिर हो गई। लेकिन उनमें ही एक खातून बेगम हज़रत महल जो हैं उन्होंने मतलब जो है वो अपनी फोर्सेस को लेके ये सब इकट्ठे हुए बहादुर शाह ज़फ़र के पास,
वो कुछ फ़रंगी थे जो मुसलमानों ने वहाँ पे किसी किले में कैद थे, उनको मार दिया, फिर उसकी रिटेलिएशन में बहादुर शाह ज़फ़र पे मुकदमा चला, फिर वो रंगून चले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके पास आपका तशख़्ख़ुस कि हम अलहदा कौम हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक मुसलमान की इंडिपेंडेंस और इन सारी चीज़ों को जो है वो शो करती हैं। अब क्या है कि 1857 में ही से ही मुसलमानों की नशात सानिया या रेनेसांस का आगाज़ होता है, इंटेलेक्चुअल रेनेसांस का। वो सर सैयद अहमद ख़ान से होता है। अभी आप देखें कुछ तस्वीरें हमारी ऐसी हैं जहाँ पे अभी आप नाज़रीन को ये बताएं कि हमारी 13 अगस्त को एक स्पेशल एग्ज़िबिशन जो है वो इफ्तिताह होने वाला है उसका, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट हैं जो नीचे डिस्प्ले के लिए गए हैं। अब हम शुरू हो जाते हैं, हमारे पास मुस्लिम इंटेलेक्चुअल रेनेसांस स्टार्ट होता है सर सैयद अहमद ख़ान से, जो कि एक उनके अदालती नाज़िम के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप नौकरी होना एक अलहदा चीज़ है और आपके अपने लोगों से मोहब्बत, अपने इस बरादरान इस्लाम से मोहब्बत, ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एक बंदा कि मुसलमान उसी तरह से एक ट्रेडिशनलिस्ट व्यू था उनका, उनके लिए गोरे की तालीम शायद उनके लिए ये था कि वो कोई नजासत वाली चीज़ थी। तो उस सारी चीज़ से मुसलमानों को निकालना कि जब आपके सर पे आपके हुक्मरान नहीं हैं तो उसमें हिंदू के लिए तो वही कहते हैं ना कि उसके लिए तो आका की तब्दीली थी कि वो मुग़ल चला गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए गोरा आ गया है। तो मुसलमान के लिए जो इतने अरसे उसने इस इलाके में हुक्मरानी की थी, उसके लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो उन्होंने उसी गवर्नमेंट में होते हुए सोचा कि हिंदू की क्या पॉलिसी है और मुस्लिम जो हैं वो अपनी उस ट्रेडिशनल व्यू में कितना सफ़र हो रहे हैं। तो फिर हमें सर सैयद अहमद ख़ान, फिर उनके साथ जो उनके रुफ़क़ाए-कार थे, जिसमें आपको ये सारी आपकी मुस्लिम इंटेलिजेंशिया है, मौलाना सर अब्दुल रहीम है, मौलाना शिबली नवानी हैं, आपके पास आ जाते हैं मौलवी नज़ीर अहमद हैं, सैयद अमीर अली हैं, और फिर शमसुल उलमा आ जाते हैं, इसमें नवाब मोहसिनुल मल्क हैं, वक़ारुल मुल्क हैं। और फिर इसी तरह से जब हम सिंध के इंटेलेक्चुअल रेनेसांस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है हसन अली आफंदी, जो कि प्रेसिडेंट जरदारी के नाना हैं, ये सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हैं, उनका ज़िक्र आ जाता है। फिर उन्होंने जब ये मोहम्मदन एंग्लो स्कूल जो है बनाए 1870 के या 60-70s के राउंड अबाउट, तो फिर उन्होंने डिफरेंट साइंटिफिक अपनी सोसाइटीज़ जो हैं बनाए, जिसमें आपको मिल जाता है कि आप मुसलमानों के लिए वो चीज़ें ट्रांसलेट कर सकें। फिर सन 1906 इनकी डेथ तो जो है 1899 में आई थिंक सर सैयद की डेथ हो जाती, यानी उन्होंने जो 20वीं सदी का सूरज नहीं देखा। लेकिन उन्होंने अपने स्कूल से इतने लोग निकाल दिए कि उनकी एक वो पूरी एक आपका थिंक टैंक था मुस्लिम्स का। अब जब हम जाते हैं तो सन 1906 का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मुस्लिम्स की लाइफ में आता है, जब उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि आपको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपनी एक आवाज़ चाहिए और उस आवाज़ के लिए आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी था। फिर इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब हम आते हैं तो हमें सर आगा ख़ान सोएम उनका, और फिर इसके अलावा आप ये देखें कि बहुत सारे मुसलमान थे जिन्होंने मिल के शिमला वफद को लॉर्ड मंटो से मिलते हैं, अपने उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स, देखें आपको राइट्स कभी भी नहीं दिए जाते जब तक आप उसके लिए आवाज़ ना दें। तो उसके लिए फिर उन्होंने मुस्लिम लीग का क़याम आया, हमें नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जो हैं उनका मतलब बहुत उनकी सपोर्ट थी। फिर नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान का जो सबसे बड़ा कारनामा था कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल्कुल तने तनहा कायम की, और ये जिनका भी इफ़त साहबा जिक्र कर रही हैं कि ये सारे जो रुफ़क़ा जो जिन्होंने एक मूवमेंट चलाई पाकिस्तान के लिए, ये सब अलीगढ़ से निकले। इतनी फ़ोर्स कैसे तैयार हुई बिल्कुल कुछ सालों में, तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान का जो एक बहुत बड़ा मार्का था यूनिवर्सिटी का बनाना, और फिर जो वहाँ से स्टूडेंट्स निकले, ये सब के सब वो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम के लिए अहम रोल अदा किया। फिर उसके साथ साथ जब हम देखते हैं मुस्लिम लीग का क़याम तो अमल में आ गया,
फिर आपके पास वही आपकी फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। वो कहते हैं ना, वो मुस्लिम का एक शेर था कि चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर मर्दो जवां बेताब हो जाए। ये जो अभी आपको सेक्शन नज़र आएगा मतलब तहरीक खिलाफत का, आप उसको देखें। आप हिंदुस्तान में बैठे हैं लेकिन आपको तकलीफ़ जो है आपसे हज़ारों कोसों दूर आपके पास आपके मुसलमान बहन भाई हैं, लेकिन तकलीफ़ आपको यहाँ बैठे हुए भी है। तो उसमें आप ये देखें कि आपको नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये जिक्र को ये जिनका जिक्र करने जा रही है, तहरीक खिलाफत जब तुर्की में ख़त्म हुई थी, जब खिलाफत का ख़ात्मा दूसरी जंग अज़ीम के बाद वहाँ पर कर दिया गया था और कमाल अतातुर्क ने एक नई तहरीक वहाँ पे चलाई और जो भी सिलसिला था खिलाफत के ख़ात्मे की जो तकलीफ़ थी वो यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने में महसूस की गई थी। पाकिस्तान जो है वो किसी एक कायदे आज़म ने 7 सालों में ऐसे नहीं बना लिया। इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ मुसलमानों ने अप्स एंड डाउन्स देखे और फिर उसके बाद एक वतन जो है उसकी अहमियत को रियलाइज़ किया। बल्कि यहाँ पे मैं आपकी बात में थोड़ी सी और एडिशन करना चाहूँगी कि कायदे आज़म भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। एक तवील मुद्दत तक वो हामी रहे, कांग्रेस में भी शमूलियत थी उनकी और मुस्लिम लीग के भी वो मेंबर थे। किस तरह से वो फिर मुस्लिम लीग की तरफ गए, कांग्रेस को छोड़ा, इस बारे में आप थोड़ा सा देखें। आपके सामने ही है कि जब हम सन 1928 तक जाते हैं कि सन 1913 तक का भी वो लखनऊ पैक्ट था जो उन्होंने मुस्लिम्स और उसके दरमियान दोस्ती के लिए किया। फिर कायदे आज़म ने जब वो गांधी साहब की रविश को देखा, अगर आप यहाँ देखते तो हमारे पास एक पैनल भी था जब 1929 में पहले कायदे आज़म ने, फिर सन 1916 में उन्होंने प्रॉपर आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शिरकत की थी, लेकिन वो फिर भी उस तरह से पूरा क्विट नहीं कर पाए थे। जब सन 1929 में पहले हमारे पास आ जाते हैं मुस्लिम्स के कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स, जिसमें वो मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लेकिन उसके जवाब में नेहरू जो है उसको फुली मतलब वो मुस्लिम्स की जो है नुमाइंदगी का वो कितना उसको मिनिमाइज़ कर देता है। ये वो चीज़ होती है जब आप पॉपुलेशन की बेस को किसी दूसरे फ़िरके पे या मतलब जो दूसरी आपकी लोग हैं उन पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो जो 1929 में नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके बाद कायदे आज़म ने इस चीज़ को समझा था कि ये चीज़ जो है वर्केबल नहीं है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं हो सकती। और उसके बाद वो फिर बरतानिया वापस चले गए। फिर ये कायदे आज़म ही थे, अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे अपनी ज़िंदगी में भी। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम था कि वो उनको कर पाए, मतलब कन्विंस कर पाए, वो पाकिस्तान आए। तो फिर हमें यहाँ पे खुतबा इलाहाबाद का था जो कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने पेश किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे उस पर मुश्तमिल ये सोचा प्रोफेसी थी उनकी कि मुझे लगता है कि ये जो है एक अलहदा मुल्क जो है वो बन सकता है। नाज़रीन, अब हम जो अगला जो सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिस गैलरी की तरफ हम जा रहे हैं, वो 1940 यानी कि वो टाइम जहाँ पर तहरीक पाकिस्तान का बाकायदा नुक्ता आगाज़ जहाँ से शुरू हुआ, पाकिस्तान की तहरीक ने काम करना शुरू किया, उस सेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो जी मैम, क्या बताना चाह रही हैं आप, यहाँ पे क्या हुआ 1940 के बाद? सन 1940 में क्या होता है ये आपके सामने है कि एक तरह से सन 1940 में आपने पॉलिटिकली एक जगह पे इकट्ठे होकर आपके मुस्लिम लीग के, जब वो सन 1906 में बनी है तो फिर उसके कंटिन्यूस सालाना इजलास होते थे। तो ये 27वां इजलास था जिसमें जो है एक चार्टर जो है ऑफ डिमांड्स आप कह सकते हैं, ये लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से पेश की गई। ये आपके सामने है और जिसमें मुसलमानों के लिए एक मतलब अलहदा रियासत का जो है वो मुतालबा किया गया। और इसमें डिफरेंट आप देखें जो है मतलब थे सर शाह नवाज़ हैं, नवाब ममदोड हैं, एक फजलुल हक इसमें बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने ही इसको पेश किया। अब उनका जो है मतलब नीचे पोर्ट्रेट्स वो आपको गैलरी में नज़र आएगा। तो ये सारे डिफरेंट आपके लाहौर से भी इसमें अमीरुद्दीन, नवाब अमीरुद्दीन, इफ्तिहार, नवाब इफ्तिहारुद्दीन थे, नवाब इफ्तिहार ममदोड और उनके वालिद मोहतरम ने काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स को जो है वो सपोर्ट किया था। लीडरान से ये आपके घरों तक आ चुकी है, ये आपके तालीमी अदारों में आ चुकी है।
इसमें आप देखेंगे कि आपको बेशतर तस्वीर जो हैं वो इस्लामिया कॉलेज जो है रेलवे रोड उसके स्टूडेंट्स पे है, या अगर आपको लखनऊ डिफरेंट साइड जो है इंस्टीट्यूशन उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो कायदे आज़म से मुलाकात करते हुए और मुस्लिम लीग के मतलब मेंबरान में भी शामिल थे। अगर आप यही तस्वीर देखें तो ये सरताज अज़ीज़ साहब की है, जब वो यंग स्टूडेंट थे तो उसमें वो अवार्ड कायदे आज़म से लेते। इसी तरह से आप ये देखें कि किस तरह से कायदे आज़म जो हैं वो आज़ादी का जज्बा जो है इन स्टूडेंट्स में इनकलकेट होता हुआ देख रहे थे और वो इसको बाकायदा अप्रिशिएट करते थे। इसी तरह से अगर हम देखते हैं इस सेक्शन में तो हमें यहाँ पे जेल में जाती हुई मुस्लिम ख़वातीन, जेल से आती हुई ख़वातीन, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें जो सेक्शन होता है वो दलेर लड़की सुगरा फातिमा जिन्होंने सेक्रेटेरिएट में यूनियन जैक उतारा और पाकिस्तान का जो झंडा है वो लहराया। नाइनटीन 47 का पीरियड आ जाता है जिसमें आपका है माउंटबेटन का प्लान जो था, आज़ादी हिंद का कानून, ये उसकी हैं डिफरेंट शिकें, जहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ वाज़े मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो तो दे दिए गए, और फिर उसमें ये था कि जिन इलाकों में रेफरेंडम के थ्रू यानी पूरा एक आपका उन्होंने चॉकआउट प्लान कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि आप कम्यूनल अवार्ड्स भी दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो सेटल नहीं हो रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें थी। अब आप ये देखें मतलब जो तहरीक पाकिस्तान है वो किसी एक इलाके में नहीं थी आपके। अब यहाँ पे हम शुरू हो जाते हैं। ये साहबज़ादा अब्दुल क़य्यूम खान साहब हैं जिनको सरहद का सर सैयद कहा जाता है, कि जिन्होंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो अब पेशावर यूनिवर्सिटी है उसकी बुनियाद रखी। और फिर हम आगे चले जाते हैं तो ये हमें डिफरेंट उसमें हिंदू मतलब ज़ाहिर है कि अगर 47 में है निगोशिएशन तो आपकी सब जो हैं मतलब जो मतलब डिफरेंट यहाँ पे लोग थे उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में होनी थी। आपको यहाँ पे कायदे आज़म और नेहरू की डिफरेंट तस्वीरें जो हैं वो नज़र आएंगी। फिर और भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको सिख रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, वो सारी जो हैं वो से मिल। ये हमारे थे पंजाब के पहले नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। ये तकसीम के वक्त की हैं तस्वीरें जब मुहाजिरीन यहाँ पर क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पे जो ये मुहाजिरीन आए। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, यकीनन आपने ये सारी तस्वीर देखी और इन तस्वीर के ज़रिए आपने पाकिस्तान की मूवमेंट को देखा। इसको देखते हुए मुझ में एक वो ख़ास कैफियत आ रही थी, मैं उसको आपके सामने बयान नहीं कर सकती हूँ। आप ख़ुद यहाँ पे आएँ, ख़ुद एक्सपीरियंस करें, फ़ील करें उन सब लोगों को, उन सब की एफ़र्ट को, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी, कितना बड़ा ख्वाब था जो कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। और बहुत ज़बरदस्त है। 13 अगस्त से यहाँ पे एक एग्ज़िबिशन स्टार्ट हो रही है ख़ास आज़ादी के हवाले से। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें आज़ादी की इस तमाम तहरीक को और उसको समझने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि वो तमाम जो मनफी असरात हैं हमारे इर्द गिर्द उनको ख़त्म करें और पाकिस्तान को एक हकीकी मायनों में कायद का पाकिस्तान बनाएं। आपको कैसा लग रहा है? एक तो आपने किताबों में पढ़ा ना तहरीक आज़ादी के हवाले। आप किस क्लास में पढ़ती, किस क्लास में हैं? मैं सेकेंड ईयर में। आप सेकेंड ईयर में। तो किताबों में हमने पढ़ा तहरीक आज़ादी के हवाले से, पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से। तो इसको इस तरह से तस्वीरों में देख के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, वैसे भी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। बड़े ही खूबसूरत तरीके से जैसे इन्होंने पिक्चराइज फॉर्म में इसको हमारे सामने पेश किया। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हिस्ट्री को जानना, और जिस तरह उन्होंने स्टेप वाइज इसको एलेबोरेट किया पिक्चराइज फॉर्म में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी देखने को मिला। तो हमने तो वीडियोज़ भी कैप्चर की हैं, घर जाके इसे बैठ के सुकून से देखेंगे तो बहुत नॉलेजफुल था हमारे लिए।
जी तो नाज़रीन, आज हमने आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, जो किसी एक दिन की आज़ादी के लिए नहीं कि 14 अगस्त मखसूस दिन नहीं है जिसके लिए हमने इस प्रोग्राम को प्रेजेंट किया। इस प्रोग्राम को पेश करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 72 साल गुजर चुके। इन 72 सालों में हमने इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है और अभी और आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हमने म्यूज़ियम में ख़ास तौर से तहरीक पाकिस्तान के हवाले से आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाईं ताकि पाकिस्तान की आज़ादी के पीछे जो जिद्दोजहद थी वो आप पर वाज़े की जा सके। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से भी बात की, आपको हमने आज़ादी के हवाले से बाज़ार में भी दिखाए जोशो खरोश और लोगों के जो जज्बात थे। उसके साथ साथ आपको हमने मुख्तलिफ़ एक एंगल दिया आज़ादी का कि आज़ादी का मतलब महज किसी इस्तेमारी हुकूमत से या किसी अगियार की हुकूमत से अपने आप को आज़ाद करवाना ही आज़ादी नहीं होता। आज़ादी ख़ुद की नफ़ी करना, अपने नफ्स को मारना भी सबसे बड़ी जो है कुर्बानी है, सबसे बड़ी एक ऐसा एहसास है कि आप एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक अच्छी कौम के तौर पर सामने आ सकते हैं। यही मेरे इस प्रोग्राम का मकसद भी था कि अपने अंदर को आप ख़त्म कर दीजिए, अनापरस्ती को ख़त्म कर दीजिए, अपनी ज़िद को, अपनी हिर्स और हवस को ख़त्म कर दीजिए। तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है, पाकिस्तानी कौम से अच्छी कोई कौम नहीं है। हम सब मिल के दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोर्सेज भी हैं, मैन पावर भी है। इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और अपनी फ़ीडबैक देते रहिए, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को और प्रोग्राम जी का जहां की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।